डियर स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। क्या मतलब होता है इसका? आवेशित कण, ठीक, आवेशित कण और वैद्युत क्षेत्र। तो जब कभी मान के चलो एक वैद्युत क्षेत्र है, क्या है ये? एक वैद्युत क्षेत्र। कैसे बनता है वैद्युत क्षेत्र? अगर हम एक प्लेट को धनावेशित कर दें और एक प्लेट को क्या कर दें, ऋणावेशित कर दें, ठीक। और इन प्लेटों के बीच में सपोज करो कि हमने एक प्लस क्यू आवेश रखा, मतलब धनावेश रखा। दो प्लेटें लीं और दो प्लेटों के बीच में हमने क्या रखा? एक धनावेश रखा। हमने आपको बताया था कि जब दो प्लेटें, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगी तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। और उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो किधर होगी? धन प्लेट से लेके ऋण प्लेट की ओर। ऐसी तो बनेगी। किसकी दिशा है ये? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने क्या किया? एक धनावेश रखा। आप सोच के देखिए कि ये धनावेश क्या करेगा। ये धनावेश इस प्लस प्लेट की वजह से प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होकर कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। और ये ऋणावेशित प्लेट है। ऊपर वाली प्लेट कैसी है? ऋणावेशित। ये ऋणावेशित प्लेट इस आवेश को क्या करेगी? ऊपर की तरफ खींचेगी, आकर्षित करेगी। क्योंकि प्लस और माइनस आकर्षित करते हैं, प्लस और प्लस प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षण में क्या होगा? ये आवेश कहाँ उठेगा? ऊपर की तरफ उठेगा। और ये इस प्लेट के कारण ये आवेश कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। बात समझ रहे? मतलब कि इस प्लेट से दूर जाएगा और इस प्लेट के पास आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस पर एक बल लगा, और जो बल लगा वो क्या है? वैद्युत बल। और वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी कण पर वैद्युत बल कितना होता है? QE बल के बराबर होगा, F बराबर QE, ठीक। दूसरी कंडीशन है कि भार का संतुलन। भार का मतलब इसका वेट। तो इस जब किसी चीज को हम संतुलन में रखते हैं तो उसका भार हमेशा कहाँ काम करता है? नीचे की तरफ। और कितना काम करता है? mg। ये स्थितियां आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी तनाव वाले चैप्टर में, जब हम स्प्रिंग से किसी पिंड को लटका देते हैं, या लिफ्ट वगैरह की जब हमने स्थितियां पढ़ी थी तो वहां पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का भार जो है वो हमेशा कहाँ काम करता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो अब पृथ्वी का केंद्र तो सीधा लंबवत ही होगा, मतलब नीचे की ओर, ठीक। तो ये हो गया किसका? भार, आवेश का, ठीक। अब अगर देखा जाए तो इस पर नीचे की तरफ बल mg होगा। आप बल समझ लें, भार समझ लें, W भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये संतुलन में रहेगा। ऊपर की तरफ वैद्युत बल के कारण और नीचे की तरफ उसके भार के कारण कैसा रहेगा? संतुलन में। तो इस तरह की स्थिति को हम कैसे व्यक्त करते हैं, चलिए देखते हैं। एक चीज और मान लेते हैं यहाँ कि इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर जो है वो V है। दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर जो है वो कितना है? V है, ठीक। तो जो हमने फिगर में लिखा उसी को थोड़ा सा लिख लेते हैं कि माना, आप लोगों ने हेडिंग लिख ली होगी ऊपर, तो चलिए ठीक है। तो माना में कुछ जो फिगर में बनाया है उसी को लिख लेंगे कि माना दो विपरीत आवेशित प्लेटें स्मॉल d दूरी पर रखी हैं, और इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो गई? d हो गई, ठीक। जरूरत पड़ेगी आगे अभी हमको। दूरी कितनी है? d है। तथा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E व विभवांतर V है, ठीक। तो जो फिगर में था वही हमने लिख लिया। अब यहां देखते हैं, स्मॉल m द्रव्यमान के आवेश
पर संतुलन की अवस्था में। अब ये जो आवेश है उसका द्रव्यमान कितना माना हमने, स्मॉल m। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा हम आपको बता चुके हैं। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है वैद्युत बल, नीचे की तरफ कार्य कर रहा है उसका भार, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे हम कण का भार बराबर किसके होगा, वैद्युत बल के। क्लियर, ये सवालों में बहुत ज्यादा यूज होता है तो अच्छे से इसको याद रखेंगे। तो कण का भार क्या हो गया mg और वैद्युत बल क्या हो गया QE, ठीक। तो यही एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है mg इज इक्वल टू QE। इसको आगे हल करेंगे वो एक बाद की बात है, लेकिन ये सवालों में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है mg इज इक्वल टू QE, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम कण के बारे में एक दो चीजें और मान लेते हैं कि जैसे यदि कण की त्रिज्या स्मॉल r व उसके पदार्थ का घनत्व रो हो, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान है और द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो क्या होता है कि कभी कभी आवेश का द्रव्यमान न देकर सवालों में आवेश की त्रिज्या और उसका घनत्व दे दिया जाता है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या होगा, तो इसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। कण का द्रव्यमान क्या बदल जाएगा, देखो कण का द्रव्यमान क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू, हमने आपको बताया द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व, आयतन v घनत्व रो। ये विभवांतर नहीं है, ये क्या है आयतन, ठीक है ना, आयतन ये वाला v। तो m इज इक्वल टू आयतन। अब कण है और कण की त्रिज्या है, तो सीधी सी बात है कि कण जो है वो गोलाकार है, कण जो है वो कैसा है गोलाकार। और गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और घनत्व तो घनत्व ही है, ये द्रव्यमान बन गया। अब इसी द्रव्यमान को अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दें तो देखें क्या होता है। तो स्मॉल m का मान रखने पर स्मॉल m का क्या मान रखा जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो। m का मान हमने लिखा कितना 4/3 पाई आर क्यूब रो, g का g और आगे क्या बचा QE। तो यहाँ क्या लिख दें QE, ठीक। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थोड़ा सा देखेंगे। Q इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई में इधर किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा 4, देखना ध्यान से, 4 नहीं दिख रहा होगा, चलिए अब देखिएगा। तो E जाएगा डिवाइड में, तो ऊपर क्या बचेगा 4 पाई, ठीक है ना, आर क्यूब रो जी हो गया। अपॉन में क्या बचा E इधर से गया और 3 इधर था E, तो क्या हो गया 3E, ठीक। तो ये आवेश की मात्रा होती है, ये आवेश की मात्रा होती है जब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो E हो। तो E वैद्युत क्षेत्र की प्लेटों के बीच में हम Q आवेश का कण रख दें तो वो संतुलन की अवस्था में रहता है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे सपोज करो यहाँ पर आप एक जगह देखें कि जैसे दो प्लेटें हैं और इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र जो है वो 50 न्यूटन प्रति कूलाम है, ठीक, 50 न्यूटन प्रति कूलाम है क्या वैद्युत क्षेत्र। तो पूछा जाएगा कि यहाँ पर हम कितने आवेश का कण रख दें कि वह संतुलन की अवस्था में बना रहे, ठीक है ना। तो समझ रहे होंगे आप कि इस Q का मान हम कहां पर यूज करेंगे, जब हमें वैद्युत क्षेत्र का मान दिया जाए और आवेश का मान पूछा जाए कि जैसे 50 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में
कितने आवेश का कण रख दें कि वह वैद्युत संतुलन की अवस्था में बना रहे। ठीक, तो उसके लिए आपको कण की त्रिज्या दी जाएगी, घनत्व दिया जाएगा, जी तो कांस्टेंट होता है। ठीक, 9.8 मीटर पर सेकंड, स्क्वायर पाई 3.14। ठीक, अच्छा इसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने फिगर में प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मानी थी, डी, याद है? प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी, डी। तो अगर यहीं पर देखा जाए तो विभवांतर था, तो विभवांतर और डी दो चीजें थी। तो वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। देखो E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो ये रहा विभवांतर, ये रहा उनके बीच की दूरी। तो वैद्युत क्षेत्र को भी हम बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, देखो, परंतु E इज इक्वल टू वी अपॉन डी कन्वर्ट किया। अब इस E का मान यहां पर रख दो, किस जगह, इस जगह, इस E को इस जगह पर क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो देखो नया एक फॉर्मूला बनेगा, Q इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब, देखो 4 पाई आर क्यूब रो जी अपॉन में क्या 3, और E की वैल्यू V अपॉन डी, B अपॉन में आएगा क्या D, लेकिन ये D कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। तो फॉर्मूला निकल के बनेगा आपका Q इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब रो G, और ये नीचे वाला D पहुंच गया ऊपर, तो D अपॉन में 3V। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको प्लेटों के बीच क्या दिया जाए, विभवांतर दिया जाए। जैसे इसमें वैद्युत क्षेत्र दिया जाएगा और इसमें आपको क्या दिया जाएगा, विभवांतर। वैसे मैनली सवाल जो है वो हमारा यहीं से लग जाता है। ठीक, जो छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 2-3 सूत्र मिल गए। एक बार तो वो संतुलन की अवस्था में, दूसरा मिला आपको वैद्युत क्षेत्र, जब का वैद्युत क्षेत्र का मान जब पता हो तब आवेश का मान कितना होगा, या विभव कितना हो तो आवेश का मान कितना होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।